डियर स्टूडेंट, मैं हूं सागर। आप लोग आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ICVS क्लास पे स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.6 और इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 9.6 का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग अच्छी तरीके से कवर करेंगे और अधिकांश क्वेश्चन को इस वीडियो में लगाने का प्रयास करेंगे। यार इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है प्रश्नावली 9.5 के पहले के सारे प्रश्नावली, तो अगर आपने उसको देखा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जा सकते हो। वहां पर ऑकलैंड क्लास 12 के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहां पर उसके सारे वीडियो क्रम से अवेलेबल, आप वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हो। तो यार मैंने एक और यूट्यूब चैनल बनाया है, इसका नाम है टेक्निकल ICVS। तो यार आप लोग जाओ उस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दो यार भाई। इसके पहले मैंने उस चैनल को यहाँ पे आप लोगों को लिंक दिया था, लेकिन यार आप लोगों ने जाकर के उसको सब्सक्राइब नहीं किया भाई। यार आप लोग क्या सोच रहे हो भाई कि यूट्यूब चैनल में जो मैं वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब चैनल को बहुत पैसा दे रहा है। यार 3-4 महीने काम करने के बाद जाके यूट्यूब से 6-7 हज़ार रुपए आते हैं यार। तो यार मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना मेहनत करने के बाद मुझे कुछ नहीं मिलता यार। तो भाई कम से कम आप लोग इतना तो कर सकते हो यार, प्रमोट तो कर सकते हो भाई। चैनल को लाइक कर दो यार, क्योंकि लाइक करने से ना तो मुझे पैसे मिलते हैं ना तो आपको पैसे मिलते हैं यार। मेन चीज होता है ऐड के पैसे मिलते हैं, तो वो भी अगर बहुत ज्यादा ऐड जाएंगे तो पैसे मिलते हैं यार, उतना ऐड भी नहीं आते हैं। मैं आपको बता दूं 4-5 महीने लगातार काम करने के बाद 6,000 रुपए आते हैं यार। इससे बढ़िया तो मेरा स्कूल और मेरा कोचिंग ही सही है यार। लेकिन फिर भी अगर मैं मेहनत कर रहा हूं यार, तो कम से कम आप इस चैनल को प्रमोट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को देखो, ठीक है। और एक और जो हमारा और चैनल है टेक्निकल ICVS, उसको जाकर यार सब्सक्राइब करो और उसको भी प्रमोट करो यार। आपके देखने से कुछ नहीं होता यार, अगर आप लोग देख रहे हो उस पर ऐड आएगा तो उसके पैसे मिलते हैं। तो यार जो ऐड आते हैं और आते भी ऐड हैं तो यार आप लोग उसको तुरंत स्किप कर देते हो भाई। जब ऐड आए तो उसको चलने दिया करो यार, क्योंकि ऐड चलेगा यार तो मैं कम से कम महीने का 10-12-15 हज़ार रुपये से कमा लूँ यार। और भी 3-4 महीने में 6-7 हज़ार कमाता यार, मतलब क्या है भाई। तो यार जो मैं मेहनत कर रहा हूँ मुझे प्रमोट करो। मेहनत कर रहा हूँ, इससे आप लोगों की तैयारी हो रही है अच्छे से। चलो ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.6 को, ठीक है। तो देखिए अगर मैं बात करूं प्रश्नावली 9.6 की, तो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है अवकल समीकरण। और अवकल समीकरण 1-2 नहीं बल्कि 2 प्रकार का अवकल समीकरण हम लोगों ने पढ़ लिया है। जो पहला हम लोगों ने अवकल समीकरण पढ़ा तो वहां पे क्या होता था कि पहले हम लोग dy पर dx के रूप में लिखते थे, फिर dx को एक तरफ करते थे, dy को एक तरफ करते थे, और dy की तरफ y को लेके जाते थे, dx की तरफ x को लेके जाते थे, फिर दोनों को अलग अलग हल करके समाकलन कर देते थे। उसके बाद जो भी आता था वो हो जाता था बेसिस्टल या व्यापक हल, यानी वो हो जाता था अवकल समीकरण का हल, ठीक है। इसके जस्ट बाद हम लोगों ने पढ़ा है प्रश्नावली 9.5 में हम लोगों ने पढ़ा है समघातीय अवकल समीकरण, यानी ऐसा अवकल समीकरण जिसमें क्या होता है सभी में घात सेम होता है, उसको बोलते हैं समघातीय अवकल समीकरण। और जब अवकल समीकरण समघातीय होता है तो क्या करते हैं, उसको हम मान के लगाते हैं। अगर y बटा x के रूप में लिखा है तो बराबर b मान लेते हैं, x बटा y के रूप में लिखा है तो बराबर b मान लेते हैं। तो ये जो मानने वाला काम है ये हम लोग कहां करते हैं, तो ये हम लोग करते हैं समघातीय अवकल समीकरण में। लेकिन अगर हमारा अवकल समीकरण ना तो पहले जैसा हो ना तो समघातीय हो, एक अलग जैसा हो, देखो था इसके जस्ट पहले क्या था कि एक्स वाई थे, मतलब एक्स वाई थे, dy की तरफ पूरा y नहीं जा रहा था, dx की तरफ पूरा x नहीं जा रहा था। तो हम लोग पहले क्या कर रहे थे, पहले चेक कर रहे थे कि समघाती है कि नहीं। तो समघाती है तो उसको मान करके लगाएंगे। लेकिन अगर ये देखो dx की तरफ x नहीं जा रहा है पूरा, dy की तरफ पूरा y नहीं जा रहा है और वो समघातीय नहीं है, तो फिर क्या करोगे, समघातीय रहेगा तभी आप मानोगे, क्योंकि मानने का यहां पे एक मतलब क्या होता है कि वहां पे y बटा x के रूप में होता है तो उसको आप b मान लेते हो। लेकिन अगर समघातीय नहीं है तो सभी जगह y बटा x नहीं होगा ना। अगर समघातीय है तो हर जगह y बटा x हो जाएगा, उसकी वैल्यू b हो जा रही है, या समघातीय है तो हर जगह x बटा y हो जाएगा, उसकी वैल्यू b हो जा रही थी। लेकिन अगर वो समघातीय नहीं है तो हर जगह y बटा x नहीं होगा, हर जगह x बटा y नहीं होगा, यहां पर एक्स्ट्रा बच जाएगा। क्योंकि मैंने बताया था, देखो अगर आप इसको लिखोगे x बटा y के रूप में, x बटा y के रूप में, और ये जो x अगर एक्स्ट्रा बच गया तो ये समघातीय नहीं होगा। और समघातीय अगर नहीं होगा तब उसको कैसे लगाओगे, मतलब अगर अवकल समीकरण समघातीय नहीं है तो अगर x बटा y के रूप में लिखोगे तो x एक्स्ट्रा बच जाएगा, y बटा x के रूप में लिखोगे तो y एक्स्ट्रा बच जाएगा। तब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जो ऐसे अवकल समीकरण होते हैं उसको बोलते हैं रैखिक अवकल समीकरण। पहला सिंपल अवकल समीकरण था, दूसरा जो था उसको बोलते थे क्या, समघातीय अवकल समीकरण। समघातीय अवकल समीकरण को मान करके लगाते हैं। लेकिन अगर वो देखो अगर dx की तरफ पूरा x भी नहीं जा रहा है, dy की तरफ पूरा y भी नहीं जा रहा है,
और समघातीय भी नहीं है। देखो dx की तरफ पूरा x नहीं जा रहा है, dy की तरफ पूरा y नहीं जा रहा है, बात समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं, समघातीय रहेगा मान करके लगा देंगे। लेकिन अगर dx की तरफ पूरा x भी नहीं जा रहा है, dy की तरफ पूरा y भी नहीं जा रहा है और समघातीय भी नहीं है, तब इसको कैसे लगाओगे? तब ऐसे अवकल समीकरण को बोलते हैं रैखिक अवकल समीकरण। और रैखिक अवकल समीकरण को लगाने के लिए क्या करते हैं, इसको हम कैसे लगाते हैं? तो देखो रैखिक अवकल समीकरण जो होता है उसको लगाने के दो तरीके हैं, तो मैं फटाफट आपको दोनों तरीके समझा देता हूं। देखो जो रैखिक अवकल समीकरण होता है वो या तो ऐसे होता है dy बटा dx, समझो पहले इसके दो रूप होते हैं, एक dy बटा dx का रूप होता है, एक होता है dx बटा dy का रूप। यह है dy बटा dx और यह है dx बटा dy। देखो यहां पे प्लस होता है और यहां भी प्लस होता है, यहां पे प्लस माइनस कोई कुछ भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, यहां प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, लेकिन बेहतर है यहां पे प्लस कर लो, यहां पे प्लस कर दो, ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद देखो यहां पर y है तो यहां पर हो जाएगा y, यहां पर है x तो यहां पर क्या हो जाएगा x। इतनी बात समझ में आ रही है ना? तो बिल्कुल चलो देखो dy अपॉन dx तो यहां पर y है तो यहां पर y हो गया, dx अपॉन dy यहां पे x है तो यहां पे क्या हो गया x हो गया, ठीक। इसके बाद यहां पर कुछ होता है और बराबर यहां पे कुछ होता है। इस मॉडल में यहां पे कुछ होता है और बराबर यहां पे कुछ होता है। अब क्वेश्चन इज दैट कि यहां और यहां पर जो होता है वो क्या होता है? तो यहां पर जो होता है वो या तो कोई कांस्टेंट होता है, समझो आप मेरा बात, यहां पर और यहां पर जो होता है या तो वो कोई कांस्टेंट होता है, और अगर वो कांस्टेंट नहीं होता है तो यहां पर जो भी होता है वो x के पदों में होता है, y के पदों में नहीं। यहां पर जो भी चीज लिखा होगा वो या तो कांस्टेंट होगा या तो x के पदों में होगा। जैसे मान लो यहां पर जो लिखा है वो लिखा है 2, तो या तो 2 है यानी ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, या तो x के पदों में हो सकता है 2x स्क्वायर प्लस 1, ऐसे देखो x के पदों में है कि नहीं, तो बिल्कुल है। तो कहने का मतलब ये dy बाय dx यहां पर y होगा और y का जो घात है सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, एक से अधिक घात नहीं होगा। ये dx अपॉन dy है तो यहां पर x है तो यहां पर x का सिर्फ एक घात होगा, एक से अधिक घात नहीं होगा। इसी वजह से इसको बोलते हैं रैखिक समीकरण। रैखिक का मतलब होता है एक, अगर किसी समीकरण में घात 1 है तो उसको बोलते हैं रैखिक समीकरण। लेकिन यह अवकल समीकरण है और अवकल समीकरण में क्या है, अगर मैक्सिमम घात 1 है तो उसको बोलते हैं अवकल समीकरण। लेकिन मैं यहां पर आपको बता दूं कि यहां पर जो मैं घात की बात कर रहा हूं, अगर dy अपॉन dx के रूप में लिखा है तो y के घात की बात कर रहा हूं, x के घात की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि x यहां भी आएगा और x यहां भी आएगा, मतलब यहां भी x आएगा और x यहां भी आएगा, लेकिन इनका घात कुछ भी हो सकता है, 4, 5, 50 कुछ भी हो सकता है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने क्या सीखा कि जो यहां पे रहेगा और जो यहां पे रहेगा वो कांस्टेंट भी हो सकता है और या तो वो x का फलन हो सकता है, इसका मतलब उसमें x हो सकता है। तो मान लो ये क्या है y है, तो मान लो यहां पर क्या है p है और यहां पे मान लो क्या है q है। तो ये जो p और q है या तो ये कांस्टेंट है या तो x का फलन है, यानी जो p का मान होगा उसमें या तो कोई संख्या होगा या तो उसमें x होगा। जो q का मान है या तो कोई संख्या होगा या तो उसमें क्या होगा, कोई x होगा। तो ये जो रूप देख रहे हो ये होता है रैखिक समीकरण का, रैखिक अवकल समीकरण का रूप। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो जो रैखिक अवकल समीकरण होगा इसका मतलब कि जिसमें y अगर dy अपॉन dx के रूप में लिखिए और y का अधिकतम घात 1 है तो उसको बोलते हैं रैखिक अवकल समीकरण। और रैखिक अवकल समीकरण का जो स्वरूप होता है वो ऐसे होता है, जैसे इंसान का स्वरूप मैं कह दूं इंसान का स्वरूप, तो इंसान का स्वरूप कैसे होता है? इंसान के स्वरूप में एक सर होता है, 2 हाथ होते हैं, बीच में एक बॉडी होती है, नीचे 2 पैर होते हैं, यही इंसान का स्वरूप है। अगर मैं कह दूं एक शेर का स्वरूप क्या होता है, उसके पास 4 पैर होते हैं, एक मुंह ऐसे होता है, ऐसे। स्वरूप का मतलब उसका मॉडल कैसे होता है, कैसे वो दिखता है, उसी को बोलते हैं स्वरूप, ठीक है। तो dy बटा dx और अगर y का मैक्सिमम घात 1 है तो इसको बोलते हैं रैखिक अवकल समीकरण, और ये dy बटा dx यानी ये रैखिक अवकल समीकरण का रूप है, स्वरूप है। तो ये dy अपॉन dx वाला है लेकिन ये dy अपॉन dx वाला है लेकिन dx अपॉन dy वाला भी होता है। देखो
यहाँ पे क्या है x है, तो यहाँ भी x है, x का मैक्सिमम गुणांक 1 है, तो 1 होने के कारण इसको बोलते हैं रैखिक। और ये अवकल समीकरण है तो इसको बोलते हैं रैखिक अवकल समीकरण। कुछ यहां पर होता है, कुछ यहां पर होता है, लेकिन जो यहां पर होता है या तो वो कांस्टेंट होता है, यानी ये तो या तो वो कोई संख्या होता है, या जो भी होता है y के पदों में होता है, x के पदों में नहीं होता है। ये जो भी होता है y के पदों में होता है। अगर कांस्टेंट है तो ठीक है, कांस्टेंट नहीं है तो उसके अलावा ये y के पदों में हो सकता है। तो मान लो ये है r और ये है s, यहां पे p कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहां पे q कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी रैखिक अवकल समीकरण का स्वरूप है, ये भी रैखिक अवकल समीकरण का स्वरूप है। तो क्वेश्चन इज दैट कि कैसे आप पहचानोगे कि ये रैखिक अवकल समीकरण है कि नहीं। तो देखो यहां पे सबसे बड़ी बात क्या है कि जो x है और वो जो y है, देखो पहचानने का सिंपल तरीका है, यहां पर dx अपान dy लिखा है, अगर x dx अपान dy है तो यहां पर x का एक घात होना चाहिए, तो समझ जाओगे ये रैखिक अवकल समीकरण है। अगर ये dy अपान dx के रूप में लिखा है और यहां पर y का एक घात है तो समझ जाओगे ये रैखिक अवकल समीकरण है। हमको अगर इस रूप में लिखा है तो x के घात से कोई भी मतलब नहीं है, अगर इस रूप में लिखा है तो y के घात से हमको कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये रहा हमारा अवकल रैखिक अवकल समीकरण का स्वरूप। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रैखिक अवकल समीकरण कैसे होता है। तो इसकी ये दो स्वरूप होते हैं। अब इसको लगाते कैसे हैं, मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं, इट मींस कुछ कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं, जिससे कि जब मैं सवाल लगवाऊं तो वहां पे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो देखो, अगर मैं देखो सबसे पहले क्या होगा, जो रैखिक अवकल समीकरण होगा उसको या तो इस रूप में लिख दोगे या तो इस रूप में लिख दोगे। मतलब अगर इस रूप में लिखाएगा तो इस रूप में लिखोगे, इस रूप में लिखाएगा तो इस रूप में लिख दोगे। समझ पा रहे हो? देखो दोनों रूप में नहीं लिखा सकता, एक ही रूप में लिखाएगा, या तो इस रूप में या तो इस रूप में। तो जिस रूप में लिखाएगा पहले उसको उस रूप में लिख देंगे, और लिखने के बाद क्या करेंगे, जो p की वैल्यू है उसको फाइंड कर लेंगे, p की वैल्यू जो भी रहेगी उसको निकाल लेंगे, जो क्योंकि इसके बगल में जो आएगा वो p हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है p का मान निकाल लेंगे, और q की वैल्यू यहां पे जो रहेगा वो q की वैल्यू हो जाएगी, तो q का मान भी क्या करेंगे यहां से हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो p और q का मान निकल जाएगा, और जब p और q का मान निकल जाएगा तो हम लोग निकालेंगे समाकलन गुणांक, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन फैक्टर। तो कैसे निकालते हैं समाकलन गुणांक, तो देखो समाकलन गुणांक, और इसको लिखते हैं शॉर्टकट में आई डैश एफ, आई माने इंटीग्रेशन, एफ फॉर क्या फैक्टर, और इसका फॉर्मूला होता है, पहले लिखते हैं यहां पर ई। ठीक है, इसके बाद यहां लगाते हैं इंटीग्रेशन और यहां पे लिखते हैं p, ई इंटीग्रेशन p। अब देखो ये जो p है, ये अगर dy/dx के रूप में लिखे हो तो ये p जो होगा या तो कांस्टेंट होगा या तो x के पदों में होगा। अगर ये p x के पदों में है, समाकलन कर रहे हो p का, तो ऑब्वियस ही बात है यहां पर dx होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये p क्या है, x के पदों में है, तो अगर p x के पदों में है उसका हमको समाकलन करना है तो x के सापेक्ष तो करोगे, तो इसलिए यहां पर क्या होगा, dx होगा। तो इसको हम ऐसे अपने माइंड में बैठा सकते हैं जिससे कि भूले ना, कह सकते हैं इस रूप में लिखा है तो p x के पदों में होगा, इसलिए मैंने dx के सापेक्ष क्या कर दिया, समाकलन कर दिया। या इसको हम ऐसे भी अपने माइंड में बैठा सकते हैं कि यहां पर dy/dx है तो x के सापेक्ष अवकलन किया गया, इसलिए x के सापेक्ष क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो बैठाने के दो तरीके हैं, चाहे आप ऐसे करके बैठा लो, चाहे आप ऐसे करके बैठा लो। ठीक है, तो जब समाकलन गुणांक इट मींस इंटीग्रेशन फैक्टर निकल जाएगा तो इसको सॉल्व करने का सूत्र होता है। वो सूत्र क्या है, तो वो सूत्र है, देखो यहां पे क्या है, dy/dx है, यहां पे py है, तो देखो ये लिखा हुआ है dy/dx के रूप में, तो ऊपर क्या है, y है, यहां भी y है, यहां भी y है, तो यहां पे लिखेंगे y, और ये जो वैल्यू है उसको लिखेंगे, ये वैल्यू का मतलब क्या, इंटीग्रेशन फैक्टर, तो यहां पे लिखेंगे इंटीग्रेशन फैक्टर, इट मींस if बराबर q की वैल्यू क्या है, तो लिखेंगे यहां पे q, और q लिखने के बाद इसमें गुणा कर देंगे इसी इंटीग्रेशन फैक्टर से, मतलब इससे if से। देखो ये लिखा है dy/dx के रूप में, dy यहां है, y यहां है, तो y लिख दिया और if से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर देखो यहां पे q है, q लिख दिया, और यहां पे जो if से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। फिर कर देना इसका समाकलन, किसके सापेक्ष करना है, तो देखो
x के सापेक्ष ये हो रहा है, x के सापेक्ष यहां की हो, तो ये q भी जो होगा वो या तो कांस्टेंट होगा या तो x के पदों में होगा। तो x के पदों में ये है और ये भी x के पदों में आया है, तो ये भी क्या होगा, x के पदों में होगा, क्योंकि ये भी x के पदों में है। इट डजंट मैटर, यहां पे dx है, या सिंपल सी बात है qx x के पदों में होगा, तो यहां पे लिख देंगे dx, और ये हो गया प्लस c, और ये हो गया फार्मूला रैखिक अवकल समीकरण का को सॉल्व करने का। सबसे पहले क्या करोगे, जो रैखिक अवकल समीकरण दिया इस रूप में लिखोगे, p और q का मान निकालोगे, फिर if का मान निकालोगे, फिर जो if का मान आएगा फिर ये सूत्र लगा दोगे, और इस सूत्र को लगाने के बाद सिंपली उसको सॉल्व कर दोगे। सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो हो जाएगा व्यापक हल, क्योंकि अवकल समीकरण का दो ही हल होता है, एक विशिष्ट हल, एक व्यापक हल। तो चूंकि यहां पे सी रहेगा इसीलिए ये हो जाएगा व्यापक हल, लेकिन सी नहीं होता तो वो क्या होता, विशिष्ट हल हो जाता। चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले क्या करोगे, उसको इस रूप में लिख लोगे, अगर वो इस रूप में लिखाएगा तो। फिर क्या करोगे, x के यहां पे बगल में जो भी रहेगा वो p की वैल्यू हो जाएगा, और जो बराबर करके रहेगा वो हो जाएगा q की वैल्यू। तो यहां से हम लोग p की वैल्यू और q की वैल्यू आसानी से फाइंड कर लेंगे। और जब p और q की वैल्यू निकल जाएगा ना, तो उसके बाद क्या निकालेंगे, इंटीग्रेशन फैक्टर की वैल्यू निकालेंगे। इट मींस निकालेंगे समाकलन गुणांक। समाकलन गुणांक, और समाकलन गुणांक को किससे लिखते हैं, तो सिंपली उसको लिखते हैं IF से। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा E, फिर इंटीग्रेशन, यहां पे लिखेंगे P। अब ये देखो, ये जो P है ना, ये y के पदों में रहेगा, ये जो Q है वो किसके पदों में रहेगा, y के पदों में रहेगा, इसलिए ये P y के पदों में है, तो यहां पर ये हो जाएगा dy, यानी y के सापेक्ष करेंगे क्या, समाकलन। देखो इसको ऐसे आप बैठा सकते हो कि ये अवकलन y के सापेक्ष हो रहा है, इसलिए यहां पे समाकलन भी y के सापेक्ष ही करेंगे। या तो ऐसे बैठा सकते हो कि जो p है वो y के पदों में है, इसलिए मैंने जो समाकलन किया वो किसके पदों में किया, किसके सापेक्ष किया, y के सापेक्ष किया। तो जब यहां से निकल जाएगा if की वैल्यू, तो लगा सकते हो फार्मूला। इसका क्या फार्मूला होता है, तो इसके फार्मूले में पहले y था, लेकिन इसके फार्मूले में क्या होगा, पहले x हो जाएगा, फिर यहां पर IF है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा IF, फिर यहां पे Q इंटू IF, Q माने क्या, फिर यहां पे लिखेंगे Q इंटू IF, फिर करेंगे इंटीग्रेशन, और ये सब देखो y के सापेक्ष हो रहा है, तो क्योंकि Q y के पदों में है, तो ये हो जाएगा dy प्लस c। इस फॉर्मूले पे सिंपली रख देंगे, और रखने के बाद इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद जो भी होगा वो हो जाएगा व्यापक हल। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा रैखिक समीकरण क्या होगा, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि अच्छा हाँ इसके बाद ये कर देंगे, फिर इसके बाद ये कर देंगे और आ जाएगा। लेकिन कैसे करेंगे, तो इसको समझेंगे। इसको समझने के लिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सिंपली कह रहा है 1 से लेकर के 12 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात करो। मतलब अवकल समीकरण दिया है, अवकल समीकरण कैसा है, रैखिक अवकल समीकरण है, और रैखिक अवकल समीकरण का क्या निकालना है, हमको व्यापक हल निकालना है। सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट, और क्वेश्चन फर्स्ट को लिखने के बाद मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि उसको हम लोग कैसे लगाएंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
और इसको हमको सॉल्व करना है। ये एक अवकल समीकरण है, इसको सॉल्व करके हमको निकालना है व्यापक हल। ठीक है, तो ये जो अवकल समीकरण है ये रैखिक अवकल समीकरण है और ये पहले लिखा है dy/dx। देखो यहाँ पर y है तो यहाँ पर क्या है, y है। मैंने बताया था यहाँ पर y होना चाहिए तो यहाँ पर भी क्या होगा, y होगा। ठीक है, तो y है मतलब y का घात 1 है, मतलब ये रैखिक अवकल समीकरण है। ठीक है, तो ये dy/dx वाले रैखिक अवकल समीकरण का स्वरूप क्या था, तो स्वरूप यहां पे लिखते हैं dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। यही स्वरूप था, तो इसे इसका कंपेयर कर देते हैं, इससे तुलना करने पर, तुलना करने पर। और जब इसका इससे करेंगे तुलना तो ध्यान से देखो, यहां पर y है, यहां पर y है। देखो ये इसके साथ बराबर है, ये इसके साथ बराबर है, यहां पे y है, यहां पे y है, यहां पर p है तो यहां पर 2 है। इट मींस p बराबर क्या हो जाएगा, p बराबर हो जाएगा 2। यहां पर q है, यहां पे sin x है तो q बराबर क्या हो जाएगा, sin x। q बराबर हो जाएगा sin x। ठीक है, तो इसके बाद जब p और q की वैल्यू फाइंड हो जाती है तो हम लोग निकालते हैं समाकलन गुणांक। इट मींस IF, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन फैक्टर। तो निकाल लेते हैं समाकलन गुणांक, समाकलन गुणांक यानी IF। कैसे निकालते हो, फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है E ऊपर इंटीग्रेशन, यहां पर क्या लिखते हो, तो यहां पे लिखते हो P की वैल्यू क्या है 2, तो यहां पर 2 हो जाएगा। और फिर P के बाद क्या लिखा कह सकते हो, पहले फॉर्मूला लिख दो P/dx, क्योंकि P जो है वो x के पदों में रहेगा, या नहीं भी है तो यहां पे देखो x के सापेक्ष हो रहा है इसलिए dx। इसके बाद e, फिर ऊपर क्या है p की वैल्यू है 2, फिर dx, फिर 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर आ जाएगा, यहां बचेगा 1 e2, 1 का समाकलन करोगे आएगा x, क्योंकि x के सापेक्ष हो रहा है तो ये हो जाएगा 2x। यानी IF की वैल्यू इसको बोलते हैं समाकलन गुणांक, उसकी वैल्यू क्या आ गई, e के पावर 2x आ गई। और जब IF की वैल्यू फाइंड हो जाती है, ठीक है, तो इसके बाद लगाते हैं इसका फार्मूला कि रैखिक अवकल समीकरण को सॉल्व करने का फार्मूला क्या होता है। तो सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है, देखो यहां पर y है, यहां भी y है, तो पहले लिखते हैं y, और y लिखने के बाद यहां पे क्या होता है, जो IF है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो IF से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर बराबर q लिखते हैं, q, और q लिखने के बाद IF से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, IF से मल्टीप्लाई, फिर इसका कर देंगे इंटीग्रेशन, इट मीन समाकलन। और ये सब देखो, ये जो है ना, ये सब x के पदों में है, या सिंपली कह सकते हो x के सापेक्ष हो रहा है इसलिए ये x के सापेक्ष कर दे रहे हैं, और प्लस c जोड़ देंगे, इसी फॉर्मूले पे रखेंगे, और फॉर्मूले पे रखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो ये है y, ये IF, और IF की वैल्यू क्या है, तो IF की देखो IF यहां है और IF की वैल्यू है e के पावर 2x, तो यहां पर क्या हो जाएगा, e के पावर 2x बराबर, यहां पे इंटीग्रेशन q की वैल्यू क्या है sin x, तो यहां पे लिख दो sin x, और ये IF की वैल्यू क्या है e के पावर 2x, तो e के पावर 2x हो जाएगा, और ये है dx और प्लस c। देखो इसको सही से लिखते हैं, क्योंकि देखो यहां पर 2 फंक्शन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका करना है समाकलन। और जब भी 2 फंक्शन मल्टीप्लाई करें तो समाकलन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आइलेट के फॉर्मूले पे रख लेते हैं, ILATE, आई माने इंटीग्रेशन फंक्शन, पहले इंटीग्रेशन, फिर लॉगरिथम। देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे लास्ट में होता है बस, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे लास्ट में है। इसके बाद क्या करोगे, देखो इसका समाकलन ना कहीं बाहर कर लो, क्योंकि इसका समाकलन करना इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आपको यहां पे बता दूं, समझ लो मेरी बात, जब भी साइन या कॉस आए ना उसके बगल में EX आ जाए तो समझ जाओ इसका समाकलन करना इतना आसान नहीं होता है। तो क्या करोगे, इसको बगल में कहीं साइड में समाकलन कर लोगे, और समाकलन करने के बाद लाके यहाँ पे रख दोगे। तो मैं बगल में हल्का से मिटा करके यहाँ पे समाकलन कर दे रहा हूं, और समाकलन करने के बाद यहाँ पे आकर रख दूंगा। तो ये जो पूरा है इसको हम I मान सकते हैं, क्योंकि इसको इंटीग्रेशन हो रहा है, तो कह सकते हैं माना ये जो पूरा है इंटीग्रेशन साइन x e के पावर क्या 2x, और ये dx, इस पूरे को मान लेते हैं I।
इसके बाद क्या करना है, आई, देखो यार यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई कर रहा है, और जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई करता है समाकलन कैसे करते हैं, समाकलन करने के लिए सबसे पहले उसको आइलेट के क्रम में लिख लेते हैं, और आइलेट के क्रम में लिखने के बाद फिर क्या करते हैं, जो फॉर्मूला होता है उस पर खोल देते हैं। तो ये आइलेट के क्रम में पहले से है ILATE, ई माने एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो लास्ट में होता है, और यहाँ पर जो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो सबसे लास्ट में है। तो क्या करते हैं, जो पहला वाला होता है इसको पकड़ लेते हैं, तो पहले वाले को पकड़ लिया, जो ये दूसरा वाला है इसका समाकलन करेंगे, तो e के पावर 2x का समाकलन e के पावर 2x आएगा, e को उठाएंगे 2 के पावर x का अवकलन करेंगे तो आएगा 2, और उसी से कर देना पड़ता है भाग, तो उससे भाग कर दिया। फिर यहाँ पर माइनस, फिर यहाँ पे लगाएंगे इंटीग्रेशन, और यहाँ पे ये बंद करेंगे। फिर क्या करेंगे, जो ये पहला वाला है इसका करेंगे अवकलन, तो साइन का अवकलन क्या होगा, हो जाएगा साइन का अवकलन cos x। जो दूसरा वाला है इसका समाकलन करेंगे, और e के पावर x का समाकलन क्या होगा, e के पावर 2x होगा, और 2x का अवकलन करेंगे 2 आएगा, उससे इसमें भाग कर देंगे, और इसको ऐसे बंद करके यहाँ पे फिर करेंगे dx। फिर इसके बाद ये है i, और i बराबर, ये इसको सही से लिखेंगे तो ये है साइन x e के पावर 2x, और यहाँ पे बटा 2 हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ पे वही क्रम करेंगे, इसको थोड़ा बंद कर दें ऐसे। यहां पे क्या करेंगे, पहले वाले को पकड़ेंगे, तो cos x को पकड़ लिया, ये दूसरा वाला है इसका अवकलन करेंगे, तो e के पावर 2x अवकलन करेंगे तो e के पावर 2x ही आएगा। फिर ये 2x का समाकलन करेंगे तो e के पावर 2x ही आएगा। फिर ये 2x का करेंगे अवकलन तो आएगा 2, और अवकलन जो करने पे जो आता है उसको भाग करेंगे, तो ये 2 दूना क्या हो जाएगा 4। फिर ये हो जाएगा माइनस, फिर इंटीग्रेशन, पहले वाले का अवकलन, तो cos का अवकलन माइनस साइन, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन x। e के पावर 2x का करेंगे समाकलन, तो e के पावर 2x हो जाएगा। फिर इस 2x का अवकलन करेंगे, अवकलन करने पे 2 आएगा, उससे भाग करेंगे, तो पहले 2 था और ये 2 कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे dx आएगा, स्पेस नहीं है इसलिए अभी छोड़ देते हैं, यहाँ पे dx आप लिख लेना। फिर ये हो जाएगा i, फिर ये देखो इसको सही से लिखते हैं, पहले लिखते हैं इसको, तो e के पावर 2x, और ये हो जाएगा साइन x, और ये हो गया बटा 2, और अब माइनस, देखो ये क्या है, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको सही से लिखते हैं, पहले इसको लिखते हैं, तो ये हो जाएगा e के पावर 2x, फिर लिखते हैं इसको, तो ये हो जाएगा cos x, और ये हो जाएगा बटा 4, और माइनस से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा माइनस, देखो 1/4 यहां से हम बाहर निकाल सकते हैं, तो 1/4 यहां पे बाहर निकल जाएगा, और इस पूरे की जो वैल्यू है ना वो एकदम स्टार्टिंग की वैल्यू है, इस पूरे की वैल्यू i के बराबर है, तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा i, तो ये हो जाएगा i, और यहाँ पे बटा 4 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे बटा 4 कर देंगे। इसके बाद इन सबको लेके आएंगे इधर, तो ये है i, और ये आएगा इधर i, तो i इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस i बटा 4 बराबर, यहां पे इसको उतारेंगे, उतारने के लिए पहले एलसीएम लेंगे, 2 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 4, 2 से भाग करेंगे 2 बार जाएंगे, इधर लिखेंगे 2, तो 2 e के पावर 2x, और ये हो जाएगा साइन x, और यहां पे माइनस 4 से भाग करेंगे 1 बार जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे e के पावर 2x, और ये हो जाएगा cos x। इसके बाद यहाँ पे बटा 1 करेंगे, एलसीएम लेंगे, 4 करने में 4 1 5 बटा कितना हो जाएगा 5 i बटा 4, i बटा 4, इस पूरे को उतारेंगे 2, कुछ कॉमन दिख रहा है ना, तो 2 रहने दे रहे ऐसे, e के पावर 2x कॉमन है, बाहर निकाल लो, तो e के पावर 2x कॉमन है, तो यहां पे हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा ये साइन x, और माइनस ये कॉमन हो गया, तो यहां पे क्या बचा cos x, और बटा क्या है 4, तो 4 से 4 काट देते हैं, और 4 से 4 काटने के बाद देखो यहां पर ये 5 है, 5 नीचे आएगा तो यहां से हटेगा, और ये 5 नीचे आ जाएगा, और i की वैल्यू हमने जो इसको i माना था इसका मैंने समाकलन किया, और i इसी जो इसको मैंने i माना था उसकी वैल्यू आ गई इतना, तो i के स्थान पर रखेंगे इतना, तो ये हो गया y e के पावर 2x बराबर, देखो इसको जो वैल्यू आई वो क्या है e के पावर 2x, और 2 साइन x माइनस cos x, और बटा क्या 5, और ये हो गया प्लस c। फिर y के पावर 2x, देखो इधर क्या करते हैं y की वैल्यू निकाल लेते हैं, अगर इधर x होता तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं, y की जो वैल्यू होता है y की वैल्यू निकाल लेते हैं, या चाहो तो कुछ भी मत निकालो, यही जो आया यही हो गया आंसर हमारा। लेकिन अगर आप y की वैल्यू निकालना चाहते हो तो ये एक बार इसके नीचे जाएगा, ये इसके नीचे जाएगा, तो जब ये इसके नीचे जाएगा तो इससे ये कट जाएगा, तो ये भी ये जब यहां से हटाओगे यहां लेके आओगे तो इससे ये कट के कट जाएगा, हट जाएगा, और यहां रखोगे e के पावर 2x,
अब e के पावर 2x नीचे जाएगा तो e के पावर -2x इंटू सी हो जाएगा। और ये हो गया क्वेश्चन में पहले का आंसर। तो आई होप आपको समझ आइडिया लग गया होगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन पहले को देख लिया, और यहाँ पे क्या है, जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को मैं एक करके अच्छे से लगवा दूंगा, जिससे कि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो भाई चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो आइए चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 2, और ये dy/dx के रूप में लिखा है। यहाँ पर y है तो यहाँ पर भी y होना चाहिए। तो y है, y के घात 1 है, इसका मतलब ये है रैखिक अवकल समीकरण। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो रैखिक अवकल समीकरण है dy/dx वाला, उसका हम स्वरूप लिख लेंगे। तो उसका स्वरूप क्या हो जाएगा, तो कह सकते हैं dy/dx प्लस px बराबर q से क्या करोगे, तुलना करने पर। और जब करोगे तुलना तो देखो यहाँ पर p है तो p बराबर क्या हो जाएगा, ये पूरा ये है प्लस है, यहाँ पर x है तो x कहाँ, यहाँ पे y होता है, यहाँ पे y है तो यहाँ पे क्या होगा y, तो y हो गया, ये p है तो ये हो गया 3, तो p बराबर क्या हो जाएगा 3। और यहां से ये q है तो q बराबर ये हो जाएगा, q बराबर e के पावर -3x। तो इस तरह निकल गया p और q की वैल्यू। और जब p और q की वैल्यू निकल जाता है तो निकालते हैं समाकलन गुणांक। तो यहां पे क्या निकालोगे, समाकलन गुणांक। और समाकलन गुणांक कैसे निकालते हैं, इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में IF, इंटीग्रेशन फंक्शन, सॉरी फैक्टर फंक्शन नहीं, फॉर्मूला होता है e के पावर इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन लिख दोगे, फिर यहां पे देखो p लिखते हो। अब देखो ये x के सापेक्ष हो रहा है तो यहां पे लिखेंगे dx। x के सापेक्ष हर जगह रहेगा, जब नीचे dx तो समझ जाओ x के सापेक्ष सभी जगह, हर चीज चाहे अवकलन हो समाकलन हो सब क्या होगा, x के सापेक्ष होगा। चलो तो देखो यहां पर हो गया बराबर e, और इंटीग्रेशन p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू 3 है तो यहां पर 3 हो जाएगा, फिर dx हो जाएगा, 3 कांस्टेंट है 3 बाहर आ जाएगा, यहां पर 1 हो जाएगा। तो ये 3 1 का समाकलन करोगे तो आएगा x, तो ये हो जाएगा 3x, सॉरी यहां पे नीचे e है तो e के पावर आ गया 3x। ठीक है, और जब निकल जाता है समाकलन गुणांक तो फिर लगाते हैं फॉर्मूला। तो कह सकते हो सूत्र क्या है, देखो यहां पर y है तो लिखेंगे y इंटू IF, और फिर बराबर q इंटू IF, और फिर इसका समाकलन किसके सापेक्ष, तो सब कुछ x के सापेक्ष हो रहा है तो x के सापेक्ष, और प्लस क्या लिखेंगे c। फिर क्या होगा, यहां पर y है y लिख देंगे, IF इंटीग्रेशन फंक्शन, इंटीग्रेशन फंक्शन की वैल्यू क्या है e के पावर 3x, तो यहां पे लिख देंगे e के पावर 3x बराबर इंटीग्रेशन, क्योंकि वैल्यू क्या है e के पावर -3x, और IF की वैल्यू क्या निकाले हो e के पावर +3x, और इंटू dx प्लस c। फिर ये हो गया y e के पावर 3x बराबर इंटीग्रेशन, देखो e आधार से में तो घाते जुट जाती हैं, e ये जोड़ोगे तो 3 में से 3 जाएगा 0 हो जाएगा, पूरा कट के 0, e के पावर आ गया 0 इंटू dx प्लस c। फिर ये हो गया y e के पावर 3x, e के पावर 1 का करोगे समाकलन, यहां पर एक देखो इस दुनिया में किसी के ऊपर अगर होता है 0 तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो यहां पर क्या है, यहां पर है e के पावर 0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो इस पूरे की वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 का समाकलन करोगे तो क्या आएगा x प्लस c, और यहां से y की वैल्यू निकाल लोगे या ऐसे ही छोड़ दो, ये जो आया ये हो गया हमारा आंसर। लेकिन अगर आप y की वैल्यू निकाल लो तब भी कोई दिक्कत नहीं, तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये x बटा, एक बार ये इसके नीचे जाएगा एक बार ये इसके नीचे जाएगा, तो x बटा e के पावर क्या 3x प्लस c बटा e के पावर 3x, इसको ऊपर भेज दो तो e के पावर -3x, e के पावर क्या हो जाएगा -3x। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस तरह हम लोगों ने देख लिया क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 3, ये लिखा हुआ है dy/dx के रूप में, यहां पर y है तो देख लो यहां पर भी y है, y का घात 1 है, मतलब ये है रैखिक अवकल समीकरण। तो सबसे पहले dy/dx का रैखिक अवकल समीकरण का मॉडल क्या था उसको लिखते हैं। तो मॉडल है dy/dx और प्लस यहां पर p, यहां पे y है तो यहां पर py बराबर यहां पे q से क्या करोगे, तुलना करने पर तुलना करोगे तो क्या हो जाएगा p। अच्छा हाँ एक मिनट,
देखो इसको सही से जब लिखोगे ना, एक बार इसको इसके जस्ट बाद एक बार इसको सही से लिख लेना है। सही से कैसे लिखोगे, तो ये y तो है ही है, लेकिन ये y के नीचे नहीं रहेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/x। और मैंने आपको बताया था कि जो p की वैल्यू होगी या तो वो कांस्टेंट होगी और या तो वो x के पदों में होगी। जब कंपेयर करोगे तो देखो यहाँ पर ये है, y है, तो इसका मतलब यहाँ पर p है, तो p के स्थान पे क्या है, इतना पूरा है, तो p बराबर क्या हो गया 1/x। dy/dx के रूप में यहाँ पर जो भी होता है वो x के रूप में होता है, यहाँ पर भी जो होता है वो x के रूप में होता है, x के पदों में होता है। q की वैल्यू निकालोगे, q बराबर क्या है, ये पूरा यानी x²। और मैंने बताया था कि dy/dx के रूप में यहाँ पर और यहाँ पे जो होता है वो x के पदों में होता है। देख लो ये x के पदों में है कि नहीं, तो ऑफकोर्स x के पदों में है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद निकालेंगे इंटीग्रेशन फंक्शन, सॉरी इंटीग्रेशन फैक्टर, यानी कि समाकल गुणांक, इसी को बोलते हैं समाकलन गुणांक। इंटीग्रेशन फंक्शन IF बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है e के पावर इंटीग्रेशन p, सब कुछ x के सापेक्ष हो रहा है तो ये हो जाएगा dx, e के पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू है 1/x और यहां पर dx, फिर e की वैल्यू 1/x का करोगे समाकलन तो ये आएगा log x। और मैं आपको एक चीज बताऊं, शायद आपको एक चीज का आइडिया नहीं होगा, और मेरे हिसाब से ये चीज मैंने पूरा का पूरा कैलकुलस पढ़ा दिया, लेकिन ये चीज शायद कहीं नहीं आई थी, तो यहां पर मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं कि वो पॉइंट क्या है, और इसको समझ लो, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखो, अगर मैं कह दूं ये हाथी कह दूं और यहां पे लिख दूं log हाथी के पावर log हाथी के पावर log x, और इसका जो बेस है वो भी हाथी हो, हाथी के पावर log x टू दी बेस हाथी, तो अगर ये जो है, अगर ये चीज सेम है तो ये पूरा गायब हो जाता है और बराबर क्या हो जाता है x। ठीक है, अगर मैं कह दूं e के पावर, या मैं कह दूं x z के पावर log, यहां पर कह दूं हाथी और यहां पे z कह दूं, ये और ये सेम है तो ये पूरा गायब हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ये माने क्या, हाथी। तो आई होप यू गॉट इट बाय पॉइंट, आपको समझ में आ गया होगा, आया कि नहीं। तो देखो यहां पर जो चीज होता है, अगर वही चीज यहां पर है तो ये गायब हो जाता है, और जो ये चीज बचता है वो हो जाता है हमारा आंसर। तो यहां पर क्या है, देखो e है, तो मैंने बताया था कि कैलकुलस में सभी जगह क्या होता है, बेस 10 नहीं होता है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले वाले वीडियो में बताया था कि जो लॉग होता है उस 2 प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक लॉग होता है और एक होता है आर्टिफिशियल लॉग। एक नेचुरल लॉग में क्या होता है, बेस e होता है, ये नेचुरल लॉग है, लेकिन एक जो ह्यूमन जो द्वारा क्रिएट किया गया आर्टिफिशियल जो लॉग है उसका बेस क्या होता है, 10 होता है। तो यहां पर e है, इसका बेस e होगा तो ये पूरा गायब हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा x। और मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन हो गया बहुत ज्यादा आसान। चलो जब समाकल गुणांक निकल जाएगा तो सूत्र क्या होगा, y है तो यहां पर y इंटू IF और q इंटू IF करेंगे इंटीग्रेशन, सब कुछ x के सापेक्ष हो रहा है तो dx प्लस c, और ये IF की वैल्यू क्या है, उधर देखो IF की वैल्यू आ गई है x, तो यहां पे कर देंगे x बराबर इंटीग्रेशन q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू है x², IF की वैल्यू क्या है, IF की वैल्यू x है तो x इंटू dx प्लस c, और y x बराबर यहां पे x के पावर 1 है तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x के पावर ये 3 और ये dx प्लस c, yx बराबर करोगे समाकलन तो x के पावर 4/4 और ये प्लस c हो गया, ये हमारा आंसर। या आप चाहो तो x को आप नीचे लेके जा सकते हो। तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 में देख लिया, और अब चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और उसको अच्छे से हम लोग समझेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये पूरा है क्वेश्चन नंबर 4। इसको हम कैसे लाएंगे, तो सबसे पहले देखो dy/dx है, यहां पर y है, यहां भी y है, पावर क्या 1 है, इसका मतलब ये है रैखिक अवकल समीकरण, और रैखिक अवकल समीकरण का मॉडल क्या होता है इस टाइप वाला, dy/dx यहां पे प्लस यहां पर py q से क्या करोगे, तुलना करने पर तुलना करोगे तो यहां पर देखो y है तो यहां भी y है, p बराबर sec x हो जाएगा, तो p बराबर हो जाएगा sec x, और ये q है तो q बराबर क्या हो जाएगा, q बराबर हो जाएगा tan x। ठीक है, इतना हो गया ना। इसके बाद निकालेंगे समाकलन गुणांक, समाकलन
गुणांक, ठीक है, जिसको बोलते हैं आई इंटू एफ। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ई के पावर यहां पे इंटीग्रेशन पी, सब कुछ यक्स के सापेक्ष हो रहा है तो ये हो जाएगा डी एक्स। ई के पावर इंटीग्रेशन पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू है सेक यक्स और डी एक्स। फिर ई के पावर सेक एक्स का करोगे समाकलन, तो सेक एक्स का समाकलन क्या होता है, तो सेक एक्स का समाकलन होता है लॉग और मोड में सेक एक्स प्लस टेन एक्स। मोड बंद करेंगे, देखो यहां पर है, यहां पर ये पूरा गायब हो जाएगा और इस पूरे की वैल्यू यही आ जाएगी। मोड में इतना तो चाहे मोड लिखो चाहे ना लिखो, तो ये हो जाएगा सेक एक्स और ये हो जाएगा प्लस टेन एक्स और ये आ गया समाकलन गुणांक की पहलू। अब लगाएंगे हम लोग सूत्र, तो सूत्र क्या है, देखो ये सब x के सापेक्ष, यहां पे y, तो फॉर्मूला हो जाएगा y इंटू आई एफ, तो आई एफ, इसमें q इंटू आई एफ और फिर करेंगे इंटीग्रेशन, सब कुछ x के सापेक्ष हो रहा है तो x के सापेक्ष प्लस c, ये y, आई एफ की वैल्यू क्या है, ये पूरा है तो यहां पे लिखो sec x प्लस क्या tan x, इंटीग्रेशन q की वैल्यू क्या है, तो q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू है tan x, तो यहां पे हो जाएगा tan x और ये आई एफ की वैल्यू ये पूरा है यहां पे रखो, तो आई एफ की वैल्यू क्या है sec x और प्लस tan x और यहां पे dx है तो dx और ये प्लस c हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सॉल्व कैसे करोगे तो बहुत ही सिंपल है, यहां पे लिखोगे y, इस पूरे को उतारोगे तो ये हो जाएगा sec x और ये हो जाएगा प्लस tan x और बराबर एक बार इसका इसमें मल्टीप्लाई, एक बार इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो इसमें करोगे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा tan x और इंटू sec x और dx आएगा इसके पास तो ये हो जाएगा dx, ये बीच में प्लस है तो प्लस हो जाएगा। इंटीग्रेशन tan का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर x और ये dx है तो यहां पर dx हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस c। इसके बाद देखो ऐसे इसको रहने दो, इसका समाकलन करोगे तो इसका समाकलन करने पे क्या आएगा, tan x इंटू sec x का तो आएगा sec x c आ जाएगा, तो हो जाएगा इसका tan स्क्वायर x का समाकलन तो सीधे निकलेगा नहीं, तो क्या करोगे पहले tan को बदलोगे sec में, sec कैसे बदलोगे, तो सर्व संख्या नंबर सेकंड क्या कहता है 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर, तो वहां से tan स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे sec स्क्वायर माइनस 1, तो tan स्क्वायर x के स्थान पर रखोगे sec स्क्वायर माइनस 1, sec स्क्वायर का समाकलन होता ही है tan x और 1 का तो x होता ही है, इसके बाद प्लस c तो वहां पे जोड़ा ही हुआ है, इसके बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर। तो इस तरह हम लोगों ने देख लिया क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 5 और यहां पे मैं आपको बता दूं, देख लो ये dy अपान dx के रूप में है, तो यहां पर y है तो देख लो ये y यहां पर भी है, y का एक घात है, लेकिन dx अपान dy के अगल बगल में कुछ होना नहीं चाहिए, लेकिन यहां पर देखो cos स्क्वायर क्या x है, तो इसको यहां से हटाओगे, हटाने के लिए यहां से लेके जाओगे उधर, तो कैसे जाएगा उधर, तो उधर ले जाने के लिए ये हो जाएगा, या कह सकते हो इसको हटाने के लिए इसी से भाग कर दो, तो भाग करोगे ये अपने आप गायब हो जाएगा और ये गायब होगा तो ये हो जाएगा dy अपान dx और प्लस भाग करोगे तो ये इसके नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स और ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई बराबर, इसमें भाग करोगे तो tan x बटा कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा और नीचे जाएगा ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू ये हो जाएगा tan x। अब देखो ये dy अपन dx यहां भी है, y यहां पर भी एक घात है, मतलब ये बन गया हमारा रैखिक अवकल समीकरण। और रैखिक अवकल समीकरण को कैसे लगाते हैं, तो लगाने के लिए पहले जो इसका मॉडल होता है उससे तुलना करेंगे, तो कह सकते हैं dy अपान dx प्लस py बराबर q से तुलना करने पर, तुलना करोगे यहां पर y है यहां पे y है, p की वैल्यू आ जाएगी सेक स्क्वायर x, तो p बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x, q बराबर ये पूरा हो जाएगा, तो q बराबर क्या है, q बराबर सेक स्क्वायर x इंटू tan x, ये हो गया। फिर निकालेंगे समाकलन गुणांक, समाकलन गुणांक, तो इसको लिए बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में IF इंटीग्रेशन फैक्टर, फॉर्मूला e के पावर ऊपर px इंटू dx, सब कुछ x के सापेक्ष हो रहा है इसलिए dx, तो e के पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू क्या है सेक स्क्वायर x इंटू dx, पर e के पावर सेक स्क्वायर x का करोगे समाकलन तो आता है क्या tan x, तो यहां पे हो जाएगा tan x
बस सूत्र क्या होता है, तो सब कुछ वाई वाई है ऊपर, तो हो जाएगा वाई इंटू आई एफ क्यू इंटू आई एफ, इंटीग्रेशन करेंगे सब कुछ x के सापेक्ष हो रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा dx प्लस सी, ये होता है फॉर्मूला। ये हो गया y, आई एफ की वैल्यू क्या है, तो आई एफ बराबर है e के पावर 10x, तो e के पावर ये हो गया 10x बराबर इंटीग्रेशन q की वैल्यू क्या है, तो q बराबर है सेक स्क्वायर x इंटू 10x। देखो ये पूरा q की वैल्यू यहां पर है, आई एफ की वैल्यू क्या है e के पावर 10x, तो यहां पे हो जाएगा e के पावर 10x, ठीक है। और यहां पर dx है, तो यहां पर क्या हो जाएगा dx, और ये हो गया प्लस c। अब इस पूरे का हमको करना है समाकलन, और ये मेन फंडा है। अगर इसका समाकलन कर लेंगे, समाकलन करने के बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर। तो इसका समाकलन हम कैसे करेंगे, तो देखो अगर इसका समाकलन आप करना चाहते हो तो सिंपली कुछ नहीं करना है, ये जो 10x है इसको मान लेना है t, तो कहीं बगल में मान लो, तो y बराबर ये हो जाएगा e के पावर 10x, और इंटीग्रेशन देखो क्या है, इसको मानोगे t, तो मैं बगल में मान देता हूं 10x बराबर t के सापेक्ष x के सापेक्ष करोगे अवकलन, तो ये हो जाएगा d सेक 10 का अवकलन करोगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर x, और x के सापेक्ष कर लो तो ये हो जाएगा dx बटा dt, और dt हो जाएगा बटा, तो t उधर चला जाएगा, t क्या करोगे तो 1 हो जाएगा, तो बराबर dt हो जाएगा। तो इतने की वैल्यू क्या आ गई, dt आ गई। देखो सेक स्क्वायर यहां पे dx, इतनी की वैल्यू dt हो गई, तो यहां पे कर दो dt, और 10x की वैल्यू क्या माने हो, तो इसकी वैल्यू माने हो t, तो यहां पर हो जाएगा t, और e के पावर t, तो e के पावर 10x की वैल्यू क्या हो गई t, और ये हो गया प्लस c। देखो इसके बाद क्या करना है हमको, तो सिंपल सी बात है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पहले क्या करोगे, एक को पकड़ोगे, दूसरे का समाकलन कर दो, क्या कर दो कि रहने दो। देखो यहां पे कुछ नहीं टफ नहीं है, बहुत ही आसान है। यहां पर क्या हो रहा है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पहले आइलेट का क्रम देख लो, तो क्रम तो सही है, पहले को पकड़ो, दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, फिर उसके बाद उसको सॉल्व कर दो, और सॉल्व करने के बाद यहाँ y t की जो वैल्यू है t बराबर 10x, जहां जहां t है वहां पर 10x रख दोगे, और 10x रखने के बाद इसको ऐसे छोड़ दोगे, बाकी जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर। या तो अब चाहो तो ये जो y है इसको यहीं पे रहने दो, और ये वाला जो है इसको आप नीचे डाल सकते हो, एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे। ये फिक्र मत करो कि 10 नेगेटिव हो जाएगा, ये इसके नीचे जाएगा। अगर e के पावर 10 देगा तो काट देना, यहाँ पे e के पावर 10 रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, ऊपर लेके चले जाना, तो e के पावर माइनस 10x हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको प्रश्न नंबर 9.6 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक के सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी पहले से बड़ा हो चुका है, ठीक है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताओ कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलेंगे प्रश्नावली 9.6 के पार्ट 2 में। यार आज की वीडियो में हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ लिया, क्वेश्चन में 1 से लेकर 5 क्वेश्चन पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 5 से लेकर क्वेश्चन में 12 तक, वैसे आई होप कि आप सारे क्वेश्चन लगा ले जाओगे। अगर नहीं लगा पाओगे तो कोई बात नहीं है, क्वेश्चन 5 से लेकर क्वेश्चन में 12 तक के सारे क्वेश्चन को लेकर के मिलते हैं पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 अगर आपको नीचे कहीं दिख रहा होगा तो वहां से देख आप पढ़ लो, और नहीं तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जा सकते हो, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल ही जाएगा, और नहीं तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपके होम पेज पे हमारा ये वीडियो मिल जाएगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो ठीक है, नहीं किया है तो कर लो, और जो हमारा सेकंड चैनल है वहां पर जाकर के उस चैनल को सब्सक्राइब करो। उस चैनल पे मैं आपको बताऊंगा टेक्स्ट रिलेटेड वीडियो बनाना, कैसे आप टेक्निकल फील्ड में मास्टरी अचीव कर सकते हो। तो बस तब तक के लिए अपने पढ़ाई में, अपने काम में खूब मेहनत करते रहो।